हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय श्री श्याम, राधे राधे। श्याम पैरामेडिकल क्लासेज में श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि अपन पढ़ रहे थे डीआरटी में, अपन पढ़ रहे थे जनरल रेडियोग्राफी। जनरल रेडियोग्राफी में अपन ने पढ़ा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद अपन ने स्टार्ट किया चेस्ट रीजन। चेस्ट रीजन अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एब्डोमन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन एब्डोमन। अब एब्डोमिनल रीजन अपने को पढ़ना है। एब्डोमिनल रीजन में कितने एक्सरे होते हैं, कौन कौन से एक्सरे होते हैं। जैसे कि अपन ने पढ़ा पहले चेस्ट रीजन। चेस्ट रीजन में अपन ने 7 एक्सरे पढ़े। इस चेस्ट रीजन में कौन कौन से एक्सरे होते हैं। चेस्ट रीजन को अपन ने बोला थोरेसिक रीजन। अब थोरेसिक रीजन में अपन ने पढ़े 7 व्यू। 7 व्यू कौन कौन से पढ़े, सबके नाम अपन ने, सबको अपन ने अलग अलग से पढ़ा। अलग अलग से अपन ने पढ़ा। उसके बाद अपना आता है एब्डोमन। अब एब्डोमन की सबसे पहले अपने को पढ़नी है एनाटॉमी। सबसे पहले अपने को पढ़नी है एनाटॉमी। एनाटॉमी के बाद अपने को देखना है कि हाँ कितने व्यू इसके होते हैं और कौन कौन से व्यू होते हैं और इनकी पोजीशन कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं एब्डोमन। एब्डोमन रीजन पहले अपन एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी के बाद अपन देखेंगे व्यू। तो जो एब्डोमन है उसकी एनाटॉमी क्या होती है। एब्डोमिनल रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है। एब्डोमिनल रीजन अपना स्टार्ट होता है कि जैसे चेस्ट रीजन अपना कंप्लीट होता है, चेस्ट रीजन जहां खत्म होता है उसके बाद आता है अपना डायफ्राम। डायफ्राम से अपना स्टार्ट होता है एब्डोमिनल रीजन और कहां तक जाता है, पेल्विक रीजन से जस्ट ऊपर। पेल्विक रीजन से जस्ट ऊपर जो अपनी इलाइकस बोन होती है, इलाइकस बोन होती है उसके जस्ट ऊपर होता है अपना एब्डोमिनल रीजन, नीचे होता है अपना पेल्विक रीजन। लेकिन अपन एब्डोमिनल रीजन में जो एक्सरे पढ़ेंगे, एब्डोमिनल रीजन में जो एक्सरे पढ़ेंगे वो पेल्विक रीजन में भी जाएंगे। तो इनमें अपने दोनों रीजन आने चाहिए, एब्डोमिनल रीजन और पेल्विक रीजन। ठीक है, तो अपन पहले पढ़ते हैं एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन में स्टार्ट होता है कौन सा ऑर्गन का स्टार्ट होता है, सबसे पहले अपना स्टार्ट होता है स्टमक। सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, स्टमक। स्टमक से स्टार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन तक अपना क्या होता है, एब्डोमिनल रीजन। फर्स्ट है अपना स्टमक। स्टमक के बाद आता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद अपनी लार्ज इंटेस्टाइन। और सपोर्टिव ऑर्गन अगर अपन देखें तो लीवर, पेनक्रियाज और स्प्लीन। लीवर, पेनक्रियाज और स्प्लीन क्या होता है अपने सपोर्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन किस में आते हैं, अपने एब्डोमिनल रीजन के अंदर। अब इनकी एनाटोमी अपने को देखनी है। तो फर्स्ट आता है अपना स्टमक। फर्स्ट स्टार्ट होता है अपना स्टमक। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं और इसकी एनाटोमी जो होती है वो क्या होती है। तो स्टमक जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, स्टमक के होते हैं 4 पार्ट। कई बुक में दे रखा है 3 पार्ट, किसी में दे रखा है 4 पार्ट। तो अपन जनरली पढ़ रहे हैं 4 पार्ट के। स्टमक के होते हैं 4 पार्ट। 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं, पहला होता है अपना कार्डियक स्फिंक्टर। पहला कौन सा होता है अपना, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर। इसके बाद सेकंड आता है अपना फंडस। सेकंड आता है अपना फंडस। उसके बाद आता है अपना बॉडी और सबसे लास्ट पार्ट आता है अपना पाइलोरिक स्फिंक्टर। 4 पार्ट होते हैं स्टमक के, कार्डियक स्फिंक्टर, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, इसमें जो इसकी जो शेप होती है वो कैसे होती है, जे शेप का होता है। स्टमक कैसे होता है अपना, जे शेप का होता है। और इसमें जो अपना फूड है कितना स्टोर रह सकता है, कितने टाइम के लिए स्टोर रह सकता है। ठीक है, 3 से 4 घंटे अपना फूड स्टोर रहता है स्टमक के अंदर। और कितना रह सकता है, 2 से 3 लीटर। इसमें कितना, 2 से 3 लीटर फूड स्टोर रह सकता है। अपने को जो एनाटोमी पढ़नी है जनरल रेडियोग्राफी के अंदर, एनाटोमी पढ़नी है वो इतनी पढ़नी है कि सुपरफिशियली अपने को पता होना चाहिए कि हाँ कौन सा पार्ट कहाँ होता है, इतना अपने को ध्यान में रखना है। बाकी एनाटोमी अपने अगर अपने को डीपली पढ़नी है तो अपनी जो एनाटोमी की क्लास लग रही है रेगुलर, उसमें आप आपके जो यूरिनरी सिस्टम चल रहा है या उसके अंदर आपको पढ़ना है। उसके अंदर जीआईटी ट्रैक भी चल रहा है, यूरिनरी सिस्टम भी चल रहा है, उसमें आपको कंप्लीटली दिया हुआ है, कंप्लीटली आपको वहां से पढ़ना है। यहाँ अपन क्या करेंगे, ओनली सुपरफिशियली देखेंगे। अब सुपरफिशियली में क्या होता है, एब्डोमन में अपने सबसे पहले स्टार्ट किया स्टमक। स्टमक के अपने 4 पार्ट देखे, कौन सा जे शेप का होता है और कितने समय के लिए स्टोर रहता है और कितना स्टोर रह सकता है। ठीक है, और ये क्या सीक्रेट करता है, एचसीएल सीक्रेट करता है और जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन भी ये करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अपने को ओनली स्टमक यहाँ इतना ही पढ़ना है। उसके बाद अपन चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है
उसके कितने पार्ट होते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन क्या होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके तीन पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, डुडेनम, जेजुनम और इलियम, डुडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है, तीन पार्ट होते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, किसको एब्जॉर्ब करता है, कि जो फूड के जो न्यूट्रिएंट्स है, फूड के जो न्यूट्रिएंट्स है उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है कौन सा, डुडेनम, वो किससे कनेक्टेड रहता है, अपना पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो स्टमक है उसका सबसे लास्ट पार्ट है, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर, उससे कनेक्टेड रहता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डुडेनम, ठीक है। और जो लोअर पार्ट है, जो लोअर पार्ट है इलियम, वो किससे कनेक्टेड रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पार्ट है सिक्किम, उससे कनेक्टेड रहता है, आईसी जंक्शन वो बनाता है इलियम सिक्कल जंक्शन, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी टोटल लेंथ होती है अपने 6 मीटर, कितनी होती है, 6 मीटर टोटल लेंथ होती है। और जो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लीवर, लीवर से जो डक्ट आ रही है, लीवर से जो बाइलरी डक्ट आ रही है, और पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, वो भी कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रही है। अब लीवर अपने यहाँ लेके चलते हैं अपन, लीवर, लीवर को दो लोब में डिवाइड किया गया है, ठीक है, राइट लोब और लेफ्ट लोब, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो दोनों में से दो डक्ट आ रही है, राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, दोनों आकर क्या बना रही है, कॉमन हिपेटिक डक्ट। अब कॉमन हिपेटिक डक्ट कहाँ पे जा रही है, अपनी गोल ब्लैडर के अंदर, कॉमन हिपेटिक डक्ट कहाँ जा रही है, गोल ब्लैडर के अंदर। अब जो लीवर पेनक्रियाटिक जो जूस सीक्रेट करता है, लीवर क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, और जो जूस सीक्रेट करता है उसको स्टोर कौन करता है, अपना गोल ब्लैडर। अब जो लीवर जो सीक्रेट करेगा वो किसके थ्रू, राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट के थ्रू किसमें जाएगी, कौन, कॉमन हिपेटिक डक्ट के अंदर। और कॉमन हिपेटिक डक्ट कहाँ पे जा रही है, अपने अपनी गोल ब्लैडर के अंदर जा रही है, ठीक है। तो जो बाइल जूस है वो लीवर से कहाँ पे गया, गोल ब्लैडर के अंदर। अब गोल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है उसको बोलते हैं अपन कॉमन बाइल डक्ट, क्या बोलते हैं अपन, कॉमन बाइल डक्ट, जो कहाँ पे आ रही है, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकेंड पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकेंड पार्ट है वहां पे आ रही है, और वहां पे आके ओपन हो रही है, वहां पे आके क्या हो रही है, ओपन हो रही है। और उधर से जो पेनक्रियाज है, जो पेनक्रियाज है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड। अब वो जो पेनक्रियाटिक जूस जो सीक्रेट कर रही है वो आती है पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, पेनक्रियाटिक डक्ट से आ रही है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के इसी पार्ट पे आ रही है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट पे आ रही है, और वहां आके ओपन हो रही है, ठीक है। अब ये होता है अपना लीवर और पेनक्रियास। इसके बाद अपन चलते हैं, नेक्स्ट आता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, नेक्स्ट आता है अपना लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, टोटल लेंथ कितनी होती है, और इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन को वैसे तो तीन पार्ट में अपने डिवाइड किया, तीन पार्ट में अपन ने डिवाइड किया, ठीक है। वैसे अगर जनरली माने तो 6 इसके टोटल पार्ट होते हैं 6, लेकिन जो कोलोन है उनको अपन ने एक पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ओनली कोलोन को अपन मानते हैं एक पार्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट आता है अपना इसमें सिक्किम, फर्स्ट है सिक्किम, ठीक है। उसके बाद आता है अपना कोलोन्स, उसके बाद आता है अपना कोलोन्स, ठीक है। और नेक्स्ट आता है अपना एनाल कैनाल या रेक्टम, एनाल कैनाल या रेक्टम, ठीक है। अब जो कोलोन है वो भी कितने होता है, चार, कोलोन कितने होते हैं, चार। अब कौन कौन से होते हैं कोलोन, एक तो होता है अपना असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन। असेंडिंग, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलोन, और लास्ट में अपना आता है सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। अब इसका जो टोटल लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.5 मीटर, इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है अपनी, 1.5 मीटर। और इसका जो फंक्शन है, इसका जो फंक्शन है वो क्या कहता है, ये जो ऑयली चीज है, जो फैट है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, फैट को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ऑयली चीज जो भी है, जो भी ऑयली चीज होगी उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, अपना लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फैट को लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, ये होती है आपकी एब्डोमेन की एनाटॉमी। इसके बाद आता है अपना एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, एब्डोमिनल पार्ट को कितने रीजन में डिवाइड किया गया। तो अपना जो एब्डोमिनल पार्ट है उसको 9 रीजन में अपने डिवाइड किया। एब्डोमेन रीजन को अपन ने 9 पार्ट में डिवाइड किया, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है अपना
ये हो गई अपना राइट साइड, ये हो गया अपना लेफ्ट साइड। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा आता है अपना, फर्स्ट होता है अपना राइट हाइपोकोंड्रिक। राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन। उसके जस्ट अपन अपोजिट अगर इधर चले तो ये होता है अपना लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक। लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन। ठीक है, इसके बाद जो बीच वाला जो फर्स्ट बच रहा है वो उसको बोलते हैं अपन एपिगैस्ट्रिक। ये होता है अपना एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट चलते हैं तो ये होता है अपना राइट लंबर, राइट लंबर रीजन। अपोजिट चले तो ये होता है अपना लेफ्ट लंबर रीजन। जो बीच वाला पार्ट है उसको बोलते हैं अपन अम्बलाइकल रीजन या अम्बलाइकस। कभी सुना होगा नाम नाभि, तो उसी को बोलते हैं अपन अम्बलाइकस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये होता है अपना राइट इलाइक रीजन, लेफ्ट इलाइक रीजन। ठीक है, अब ये बचा हुआ है इसको एपिगैस्ट्रिक बोलते हैं और इसको हाइपोगैस्ट्रिक। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, ये होते हैं 9 रीजन। 9 रीजन कौन कौन से, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन अम्बलाइकस और लेफ्ट लंबर रीजन। इसके बाद आता है राइट इलाइक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट इलाइक रीजन। ठीक है, ये 9 रीजन में डिवाइड किया गया। अब आप सोचोगे सर आप इसमें अपने जनरल रेडियोग्राफी के अंदर रीजन का क्या मतलब है, आप रीजन क्यों पढ़ा रहे हो। तो अपना जो रेडियोग्राफी है, जनरल रेडियोग्राफी है, उसमें अपने को जो सेंटर एज देनी है वो सेंटर एज अपन यहीं से देते हैं रीजन से। जो अपना अम्बलाइकल रीजन है, अम्बलाइकस जो रीजन है वहां से अपन क्या देते हैं, सेंटर एज देते हैं। ठीक है, तो अपने को जो रीजन है, रीजन को जो डिवाइड किया गया है, रीजन को जो डिवाइड किया गया है वो अपने को पता होना चाहिए कि कौन से रीजन को कहाँ पे डिवाइड किया गया है। 9 रीजन में अगर डिवाइड किया गया है तो 9 रीजन कौन कौन से है, ठीक है, और कौन कौन से पार्ट इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये होता है 9 रीजन। अब इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट अपनी जो जनरल रेडियोग्राफी है उसी पे आते हैं अपन। ये होती है आपकी एनाटॉमी। बाकी एनाटॉमी अगर आपको पढ़नी है तो अपना चैनल के ऊपर जो एनाटॉमी की जो क्लास है वो आपको देखनी है। ठीक है, अब अपन चलते हैं एब्डोमन। रेडियोग्राफी, जो एब्डोमेन का जो रेडियोग्राफ है, एब्डोमेन का जो रेडियोग्राफ है वो अपने को देखना है। अब एब्डोमिनल रेडियोग्राफी क्या होती है, एब्डोमेन का मतलब है कि अपना जो एब्डोमेन का एक्सरे लेना है, एब्डोमेन। ठीक है, उसके बाद आता है रेडियो और ग्राफी। रेडियो का मतलब रेडिएशन है और ग्राफी का मतलब क्या है, टू टेक इमेज। तो एब्डोमेन का अपने को क्या लेना है, जो एब्डोमेन का इंटरनल पार्ट है, एब्डोमेन का इंटरनल पार्ट है उसको रेडिएशन के थ्रू अपने को जो इमेज लेनी है उसको बोलते हैं अपन एब्डोमिनल रेडियोग्राफी। अब जो एब्डोमिनल रेडियोग्राफी है उसको पहले तो बांटा गया है 3 प्रकार से, 3 व्यू होते हैं इसके, 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। अब 3 प्रकार कौन कौन से, फर्स्ट आता है इसमें एपीए अपराइट व्यू, एपीए अपराइट व्यू। इसके बाद नेक्स्ट आता है केयूवी या लाइंग डाउन व्यू, और थर्ड है अपना डेक्यूबिटस। 3 प्रकार के व्यू इसमें पड़ते हैं, कौन कौन से, एपी अपराइट व्यू, केयूवी लाइंग डाउन और डेक्यूबिटस व्यू। अब इन व्यू को पढ़ने से पहले अपने को पढ़नी होती है एब्डोमेन की प्रिपरेशन। इससे पहले अपने को रिक्वायर्ड होती है एब्डोमेन की प्रिपरेशन। जनरली क्या है कि अपन कोई भी व्यू पढ़ रहे हैं जनरल रेडियोग्राफी में, उसमें अपने को प्रिपरेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रिपरेशन ओनली अपन करते हैं कि जो भी मेटलिक मेटल है उसको रिमूव करना है और पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन पहनाना है, ये पेशेंट प्रिपरेशन करता है। लेकिन एब्डोमेन में क्या है, एब्डोमेन में अलग से पेशेंट की प्रिपरेशन की जाती है, अलग से पेशेंट की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो वो कौन सी प्रिपरेशन है जो आपको रिक्वायर्ड होती है और क्यों होती है रिक्वायर्ड। ठीक है, तो पहले आता है अपना पेशेंट प्रिपरेशन।
पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि जो पेशेंट प्रिपरेशन है वो क्यों रिक्वायर्ड होती है, क्यों रिक्वायर्ड होती है, क्यों जरूरी है पेशेंट प्रिपरेशन। ठीक है, तो पेशेंट प्रिपरेशन इसलिए जरूरी है कि पेशेंट प्रिपरेशन में अपन पहले क्या करते हैं कि ऑल द मेटेलिक मेटल अपन रिमूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी एक्सरे है उसमें जो मेटल है वो ऐसे कैसे दिखता है अपने को, तो जो पैथोलॉजी अपने को देखनी है, जो डिजीज अपने को देखनी है, जो जो एबनॉर्मलिटी अपने को देखनी है, तो एबनॉर्मलिटी को देखने के लिए अपने को क्या करना है, जो मेटेलिक मेटल है उसको रिमूव करना है। ठीक है, और हॉस्पिटल गाउन अपन पहनाते हैं। ठीक है, कि जो पेशेंट ने जो पहले से क्लोथ पहन रखे हैं, जो कपड़े पहन रखे हैं, उसमें कोई भी मेटेलिक चीज हो सकती है, इसलिए अपन क्या करते हैं, हॉस्पिटल गाउन पहनाते हैं। अब जो पेशेंट प्रिपरेशन यानी एब्डोमेन के अंदर जो पेशेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशल पेशेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो क्यों रिक्वायर्ड है? इसलिए रिक्वायर्ड है कि जो पेशेंट का अगर अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक क्लियर एक्सरे आएगा। क्या आएगा? क्लियर एक्सरे। तो बेटर रिजल्ट के लिए अपन क्या कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर उसका बेटर रिजल्ट दे रहे हैं अपन, तो उसका क्या होगा, बेटर ट्रीटमेंट होगा। बेटर रिजल्ट दे रहे हैं तो बेटर ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, अगर अपन ने उसकी प्रिपरेशन नहीं की और बेटर अपन रिजल्ट नहीं दे रहे, तो क्या है कि जो एक्सरे सामने डॉक्टर देख रहा है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी उसको पैथोलॉजी समझ में नहीं आ रही, डिजीज उसको नहीं दिख रही, या जो भी एबनॉर्मलिटी है उसको क्लियरली समझ में नहीं आ रही, तो वो क्या है, रिपीटेशन, वापस से रिपीट लिख देगा। तो एक तो रिपीटेशन, कोई भी एक्सरे वापस से रिपीट ना हो, कोई भी एक्सरे वापस से रिपीट नहीं हो, इसलिए अपन क्या करते हैं, पेशेंट की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपन क्या है कि अगर बेटर अपन रिजल्ट दे रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी अपन क्या कर सकते हैं, जो डॉक्टर है उसका ट्रीटमेंट भी क्या करेगा, बेटर कर सकता है। ठीक है, तो बेटर रिजल्ट एंड बेटर ट्रीटमेंट के लिए अपन पेशेंट की प्रिपरेशन करते हैं, और कोई भी एग्जामिनेशन वापस से रिपीट ना हो इसके लिए अपन करते हैं पेशेंट की प्रिपरेशन। ठीक है, ये होती है पेशेंट प्रिपरेशन, अपने क्यों रिक्वायर्ड होती है। अब इसके बाद आती है कि जो पेशेंट प्रिपरेशन है वो कौन कौन सी है, कि जो पेशेंट की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैसे क्या कर रहे हैं। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट पेशेंट की प्रिपरेशन। एब्डोमेन पेशेंट प्रिपरेशन। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं एब्डोमेन पेशेंट प्रिपरेशन। तो फर्स्ट पॉइंट आता है अपना एब्डोमेन पेशेंट प्रिपरेशन में कि बेटर रिजल्ट एंड बेटर ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एब्डोमेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट आता है अपना बेटर रिजल्ट एंड बेटर ट्रीटमेंट। बेटर रिजल्ट एंड बेटर ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या कर रहे हैं, पेशेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कोई भी एग्जामिनेशन, सेकंड है अपना कि कोई भी एनी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन रिपीट ना हो, कोई भी एग्जामिनेशन क्या रिपीट ना हो, उसके लिए अपन करते हैं पेशेंट की प्रिपरेशन। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि अपने को कोई भी एक्सरे, कोई भी एक्सरे करना है। ठीक है, तो एक्सरे करने से पहले अपने को क्या होती है, पेशेंट की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है। तो टू गेट द एक्सरे आर रिक्वायर्ड पेशेंट प्रिपरेशन। कि कोई भी एक्सरे कर, एब्डोमेन का कोई भी अगर अपन एक्सरे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए अपने को पेशेंट की प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड होती है। अब आप बोलोगे कि सर हाँ, अगर पेशेंट की प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, कोई किसी की इमरजेंसी अगर कंडीशन है, इमरजेंसी में अगर एक्सरे करना है, तो उसके लिए भी पेशेंट प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है क्या? नहीं, उसके लिए क्या होता है, पेशेंट प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। उसके लिए जैसे कि अपन ने पढ़ा, जो एब्डोमेन के तीन एक्सरे होते हैं, फर्स्ट होता है एपीए अपराइट व्यू, सेकंड होता है अपना एपीए केयूबी व्यू या लाइंग डाउन व्यू। ठीक है, और थर्ड होता है अपना डेक्यूबिटस व्यू। तो जो अपने को पेशेंट प्रिपरेशन है उसकी रिक्वायर्ड कहाँ होती है, अपना जो अपन लाइंग डाउन व्यू जो पढ़ रहे हैं, केयूबी एक्सरे जो पढ़ रहे हैं, उसमें अपने को पेशेंट प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड होती है। और जो अपना अपराइट व्यू है, अपराइट व्यू है, इरेक्ट व्यू है, अपराइट या इरेक्ट व्यू है, उसमें अपने को पेशेंट प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर उसको एक्यूट कंडीशन में अपने को क्या करना है, उसका एक्सरे करना है, एक्यूट उसके पेन हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने को अगर एक्सरे करना है तो वो अपन करते हैं
एफपीए, अपराइट व्यू या इरेक्ट व्यू, वो इमरजेंसी कंडीशन में अपन कर सकते हैं। और अगर अपने को केयूबी का एक्सरे करना है तो उस कंडीशन में अपने को पेशेंट प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड होती है, और अपने को पेशेंट प्रिपरेशन जरूरी है। पेशेंट प्रिपरेशन होने के बाद, कंप्लीट प्रिपेयर्ड होने के बाद ही अपने को एक्सरे करना है। अब जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं, फोर्थ आता है अपना, फोर्थ पॉइंट है कि अगर अपने को इमरजेंसी कोई भी एक्सरे करना है, इमरजेंसी कोई भी एक्सरे करना है, तो उसके लिए अपने को पेशेंट प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। और तो इमरजेंसी और एक्सरे अपन कौन सा करते हैं, एफपीए, अपराइट व्यू। एफपीए अपराइट व्यू को अपने का क्या करना है, इमरजेंसी एक्सरे में करना है। ओके, इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट चले, इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट है कि अगर अपन इमरजेंसी एक्सरे नहीं कर रहे, इमरजेंसी एक्सरे नहीं कर रहे, तो इमरजेंसी एक्सरे नहीं कर रहे तो उसको पेशेंट को बुलाना है अपने को अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे अपन पेशेंट को बुला रहे हैं और पेशेंट प्रिपरेशन पूर्ण करनी है अपने को, कंप्लीट पेशेंट की प्रिपरेशन, यानी पेशेंट को अपने को गाइड करना है कि आपको अर्ली इन द मॉर्निंग आना है और सुबह खाली पेट आना है। अर्ली इन द मॉर्निंग आना है, सुबह खाली पेट आना है, और कोई भी गैस एब्जॉर्ब कैप्सूल है, लक्सेटिव टेबलेट वगैरह है, डेक्सोना है, ये अपने को क्या करना है, लेके आना है, जिससे जो भी गैस है वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो फर्स्ट अपने को क्या करना है कि पेशेंट को अपने को क्या करना है, एडवाइज करना है, पेशेंट को एडवाइज करना है। फिफ्थ आता है अपना कि एडवाइज पेशेंट। अब क्या एडवाइज करना है पेशेंट को कि आपको क्या करना है, अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे आना है, नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग। पेशेंट को बुलाना है अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे, ठीक है। जैसे पेशेंट को अर्ली इन द मॉर्निंग बुला रहे हैं, उसके बाद अपने को पेशेंट को गाइड करना है कि जब आओ, जब क्या करना है, एनबीएम कंडीशन में आपको आना है। कौन सी कंडीशन में, एनबीएम कंडीशन में। अब एनबीएम कंडीशन कौन सी होती है अपने, नथिंग बाय माउथ। एनबीएम मतलब सुबह उठ के आना है, उठ के पानी पी के बस डायरेक्ट आना है। क्या करना है कि मुझसे कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी खा के पी के कुछ भी नहीं आना, ओनली खाली पेट आना है, एम्प्टी स्टमक आना है। और अपने को पेशेंट को गाइड करना है कि जैसे ही तुम आओ, जैसे ही सुबह, अगर तुम अर्ली इन द मॉर्निंग आ रहे हो, नथिंग बाय माउथ आ रहे हो, ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना है कि जैसे ही घर से चलो उस टाइम अपने को क्या करना है कि जो टेबलेट होती है, गैस एब्जॉर्ब कोई भी कैप्सूल हो गया या लक्सेटिव टेबलेट हो गई, वो आपको लेना है। इससे क्या होगा कि जो अपने एब्डोमिनल रीजन के अंदर, एब्डोमेन के अंदर जो भी गैसेज है, जो भी गैसेज सेट है, वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब तक आप हॉस्पिटल में आओगे तब तक क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर फिर भी अगर कोई गैसेज सेट हो रह रही है, तो अपने को क्या करना है, पेशेंट को देना है एनीमा, पेशेंट को देना है एनीमा, जो अपन क्या करते हैं, रेक्टली देते हैं, बाई एनएस के थ्रू अपन एनीमा देते हैं। तो पेशेंट को एनीमा देना है, कौन सा एनीमा देना है, प्लेन वाटर एनीमा। नेक्स्ट आता है अपना कि प्लेन वाटर एनीमा पेशेंट को देना है। ये देते हैं अपन बाई द एनएस, इसके थ्रू देते हैं अपन बाई एनएस, एनएस के थ्रू प्लेन वाटर एनीमा देना है। अब प्लेन वाटर एनीमा देने से क्या है कि जो फिकल मैटर है, जो फिकल मैटर है, गैसेज शेडो है, वो क्या हो जाएगा, रिमूव, इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जो गैसेज शेडो रह रही है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन में रह रही है, जो भी फिकल मैटर रह रहा है, उसको क्या करना है, अपने को इजीली रिमूव करना है। क्यों करते हैं अपन रिमूव क्यों करते हैं, क्योंकि अपने को क्या करना है कि पेशेंट का एक बेटर रिजल्ट लेना है, पेशेंट का बेटर डायग्नोज करना है, जिससे क्या उसका बेटर ट्रीटमेंट हो और कोई भी एग्जामिनेशन रिपीट ना हो। इसलिए अपने को क्या करना है, अगर फिर भी कोई गैसेज शेडो रह रही है तो उसको प्लेन वाटर एनेमा देना है। इससे जो फिकल मैटर है या कोई भी गैसेज शेडो है वो इजीली क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद फिर भी अगर पेशेंट की कोई गैसेज शेडो रह रही है, कोई भी फिकल मैटर रह रहा है, कोई भी गैसेज शेडो रह रही है, कोई भी फिकल मैटर रह रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको इतना करना है कि जो रह रही है गैसेज शेडो है, फिकल मैटर जो भी रह रहा है, उसको क्या करना है, अवॉइड करना है।
क्योंकि अपन ने जो पेशेंट प्रिपरेशन करनी थी अपन ने कर लिया, अपन ने उसको गैस एब्जॉर्ब कैप्सूल भी दे दिया, लक्सेटिव टेबलेट भी दे दी, उसको खाली पेट भी अपन ने बुला लिया, ठीक है। और अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे भी अपन ने बुला लिया, और उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, उसको प्लेन वाटर एनिमा भी दे रहे हैं। अगर फिर भी कोई गैसेज सेड हो रही है तो अपने को क्या करना है, उसको अवॉइड करना है, और अपना जो एग्जामिनेशन है उसको अपने को कंप्लीट करना है। क्योंकि अपन इसके बाद अपन कुछ नहीं कर सकते। अपन क्या कुछ नहीं कर सकते, अगर एग्जामिनेशन रिपीट आ रहा है तो आएगा, अपन कुछ नहीं कर सकते। बेटर रिजल्ट नहीं हो रहा है, बेटर डायग्नोज नहीं हो रहा, तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। क्योंकि अपन जो कर सकते हैं वो अपन ने किया, उसके बाद अगर फिर भी रह रहा है तो उसको अवॉइड करना है और अपने को एग्जामिनेशन कंप्लीट करना है। ये होती है एब्डोमेन की पेशेंट प्रिपरेशन जो रिक्वायर्ड होती है अपने ओनली लाइंग डाउन में केईबी के अंदर। एपी अपराइट में अपन इमरजेंसी कंडीशन में एपी अपराइट कर सकते हैं, वो ओनली करते हैं अपन स्टैंडिंग पोजीशन में। और जो केईबी है वो अपन करते हैं लाइंग डाउन में, टेबल के ऊपर लाइंग डाउन में, ओनली सुपाइन पोजीशन में वो करते हैं। और एक होता है अपना डेक्यूबिटस व्यू, जो अपन चेस्ट में पढ़ चुके हैं। डेक्यूबिटस व्यू कैसे करते हैं अपन, लेटरल पोजीशन में अपन करते हैं, और जो कैसिट है उसको अपन वर्टिकली लगाते हैं, और ठीक है। और जो एक्सरे ट्यूब है उसको अपन हॉरिजॉन्टली रोटेट करते हैं। उसी प्रकार इसमें करना है अपने को, लेटरली पोजीशन में अपने को क्या करना है, डेक्यूबिटस व्यू करना है। उसमें अपन कैसे लगाते थे, चेस्ट रीजन के अंदर, इसमें लगाना है अपने को एब्डोमिनल रीजन के अंदर, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे ये व्यू, कौन कौन से, अपना जो है एपीए अपराइट व्यू, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अपन केईबी और डेक्यूबिटस व्यू। यहाँ अपन इस क्लास को यही खत्म करते हैं। इसमें क्या है कि अपनी कंप्लीट हो गई पेशेंट की प्रिपरेशन, एब्डोमेन की एनाटॉमी। नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी उसमें अपन एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे। एनाटॉमी अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है तो अपना जो चैनल पे जो एनाटॉमी की क्लास चल रही है वहां से पढ़ना है। और आपको एनाटॉमी कंप्लीटली आनी चाहिए। अगर एनाटॉमी नहीं आ रही आपकी आपको, तो आप कुछ नहीं कर सकते, एक्सरे भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर पार्ट का ही पता नहीं है कि कौन सा पार्ट कौन सी लोकेशन पे सिचुएटेड है, तो अपन क्या ही एक्सरे करेंगे। तो एनाटॉमी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। एनाटॉमी के बाद अपन पढ़ते हैं व्यू, ठीक है। तो व्यू के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि कौन सा व्यू कब करते हैं, कौन सा व्यू अपन कब करते हैं, तो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है दोस्तों। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो अपलोड होता है श्याम पैरामेडिकल क्लासेज की तरफ से, तो आपके पास तुरंत पहुंचे और आप किसी भी क्लासेस से वंचित ना रहो, ठीक है दोस्तों। जय श्री श्याम।